हेलो और इस खास डीप डाइव सेशन में सभी का स्वागत है। आज का ये डिस्कशन उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए एकदम प्रीमियम क्लासरूम कोचिंग की तरह डिजाइन किया गया है जो एग्रीकल्चर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, चाहे टारगेट एएफओ हो, आईबीपीएस एएफओ हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्रीकल्चर एग्जाम, आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। एग्जैक्टली। आज हम 4 मेजर फ्रूट्स के प्रोडक्शन पर डीप डाइव करने वाले हैं और वो है अमरूद यानी गुआवा, ऑनला, ग्रेप्स और कोकोनट। राइट, एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। लेकिन इस डीप डाइव में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी सॉफ्ट रिमाइंडर है सबके लिए। हाँ, प्रैक्टिस वाला पॉइंट है ना। बिल्कुल, देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने की चाबी होती है प्रैक्टिस। अगर पिछले टॉपिक्स को रिवाइज नहीं किया है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि agriprep.in पर विजिट करके वहां जो एमसीक्यूज हैं उन्हें जरूर अटेम्प्ट करें। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है। एक मेंटर के तौर पर हमारी यही कोशिश होती है कि नॉलेज सिर्फ नोट्स तक ना रहे बल्कि एग्जाम हॉल में भी याद आए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले टॉपिक पर चलते हैं जो है गुआवा प्रोडक्शन। गुआवा यानी अमरूद, इसका साइंटिफिक नेम पिजीडियम गुआजावा है और ये माइटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और हम सब जानते हैं कि यूपी का इलाहाबाद एरिया इसके बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए पूरे देश में फेमस है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्रॉप रेगुलेशन से आते हैं। हाँ, क्रॉप रेगुलेशन सच में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। नोट्स में क्लियरली मेंशन किया गया है कि रेनी सीजन वाली क्रॉप को अवॉइड करके विंटर क्रॉप लेना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। पर ऐसा क्यों? बारिश वाली फसल को क्यों हटाया जाता है? अरे इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। बारिश के मौसम में जो गुआवा आते हैं ना, उन पर फ्रूट फ्लाई का बहुत भयानक अटैक होता है। ओ, फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी। एग्जैक्टली, वो मक्खी फ्रूट्स के अंदर अंडे देती है जिससे फल अंदर से सड़ जाते हैं। मार्केट वैल्यू एकदम जीरो हो जाती है। इसीलिए फार्मर्स बारिश वाली क्रॉप को रोक देते हैं ताकि पेड़ अपनी पूरी एनर्जी विंटर क्रॉप में लगा सकें। जिससे विंटर वाले फ्रूट्स बड़े मीठे और पेस्ट से फ्री होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस बारिश वाली फसल को हटाने का तरीका क्या है? इसके लिए एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच यूज होती है। जब पेड़ पर पीक फ्लावरिंग हो रही होती है, मतलब जब फूल सबसे ज्यादा खिले होते हैं, तब यूरिया का स्प्रे किया जाता है। अच्छा, यूरिया स्प्रे। हाँ। तो वो फूलों को जलाकर गिरा देता होगा। हाँ बिल्कुल, फूल गिर जाते हैं तो बारिश के मौसम में फल बनते ही नहीं है। ये पॉइंट तो एग्जाम्स में सीधा वन लाइनर की तरह पूछा जाता है। राइट। अब अगर प्रोपेगेशन की बात करें तो गुआवा में सबसे सस्ता और कॉमन तरीका कौन सा है? कमर्शियल लेवल पर देखें तो स्टूलिंग सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसे माउंड लेयरिंग भी कहते हैं। इसमें मेन स्टेम को जमीन के पास से काट दिया जाता है। और जब वहां से नई शूट्स निकलती हैं तो मिट्टी का एक टीला या माउंट बना देते हैं, है ना? सही पकड़ा। फिर उन शूट्स में रूट्स निकल आती हैं और उन्हें नए पौधे की तरह लगा दिया जाता है। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। अब थोड़ा मिट्टी और बीमारियों पर आते हैं। गुआवा सॉइल पीएच को लेकर थोड़ा सेंसिटिव होता है। हाँ, ज्यादा एसिडिटी और ज्यादा अल्कलिनिटी दोनों ही इसको पसंद नहीं है। और अल्कलाइन सॉइल में तो एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम आती है, विल्ट की बीमारी। विल्ट? ये वही फंगस है ना जिसका नाम फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम पाथवर सीडीआई है? एग्जैक्टली। ये फंगस रूट्स के जरिए एंटर करता है और जाइलम को ब्लॉक कर देता है। पेड़ को पानी नहीं मिलता और वो ऊपर से सूखने लगता है। इसका कोई ट्रीटमेंट? इसके बचाव के लिए बेविस्टिन, जिसे कार्बेंडाजिम भी कहते हैं, उसका 2 ग्राम पर लीटर का घोल बनाकर रूट्स में डालना होता है। इसे सॉइल ड्रेंचिंग कहते हैं। या फिर सबसे बेस्ट है कि रेजिस्टेंट वैरायटीज यूज की जाएं, जैसे इलाहाबाद सफेदा का RS09 स्ट्रेन। सही कहा। इसके अलावा एक और डिसऑर्डर है ब्रॉन्जिंग। ये जिंक की कमी से होता है, जिसमें पत्तियां रेडिश ब्राउन या ब्रॉन्ज कलर की हो जाती हैं। राइट। और अगर पेस्ट्स की बात करें तो साउथ इंडिया में कुछ खास इंसेक्ट्स काफी तंग करते हैं। हाँ, वहाँ स्ट्राइप्ड मीलीबग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका साइंटिफिक नेम फेरेसा विरगेटा है। इस इंसेक्ट पर तो आम केमिकल्स असर ही नहीं करते क्योंकि इसके ऊपर एक वाइट वैक्स जैसी लेयर होती है। बिल्कुल। और एक और खतरनाक पेस्ट है ग्वावा टी मस्कीटो बग, यानी हेलोपेल्टिस एंटोनी। ये फलों पर डंक मारता है, जिसके कारण फ्रूट पर कॉकी आउटग्रोथ या स्कैब बन जाता है, खुरदरी त्वचा हो जाती है। हाँ, और फिर उसे मार्केट में कोई खरीदता नहीं। चलिए अब वैरायटीज पर आते हैं। ये सेक्शन एग्जामिनर्स का थोड़ा फेवरेट होता है। तो इसको कैटेगरीज में समझते हैं ताकि एस्पिरेंट्स को याद रखने में आसानी हो। सबसे क्लासिक है इलाहाबाद सफेदा, जो बेस्ट क्वालिटी के लिए जानी जाती है। और इसी में से सिलेक्शन करके एक नई वैरायटी बनाई गई है, लखनऊ 49, जिसे सरदार भी कहते हैं। फिर आती है चित्तीदार,
जिसके छिलके पर छोटे छोटे रेड डॉट्स होते हैं। और बिहार में कौन सी फेमस है? बिहार में हरिंझा बहुत पॉपुलर है। उसके बाद कलर्ड पल्प वाली वैरायटीज आती हैं, जैसे हब्सी, जिसका पल्प अंदर से लाल होता है, यानी फ्रेश खाने के लिए भी ठीक है और जेली या जैम बनाने के लिए भी परफेक्ट है। इसके अलावा इलाहाबाद सुरखा है, जिसका पल्प डार्क पिंक होता है, और एप्पल कलर वैरायटी भी है। कुछ खास म्यूटेंट्स और हाइब्रिड्स भी तो है, जैसे बहात कोकोनट, ये सीडलेस होती है ना? हाँ, एकदम सीडलेस। और अरका मृदुला एक ड्वार्फ वैरायटी है, जिसके सीड्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। हाइब्रिड्स में कुहिर सफेदा और सफेद जाम काफी फेमस हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइब्रिड है, हाइब्रिड 45। ये इलाहाबाद सफेदा और सरदार वैरायटी का क्रॉस है। बिल्कुल, देखिए, वैरायटीज और उनके क्रॉसेस अक्सर कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए क्विक सीटीए है, ये टॉपिक एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो agriprep.in पर जाएं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और एआई इवैल्यूएशन से अपनी परफॉर्मेंस चेक करें। सही बात है, टेस्ट करना जरूरी है। चलिए अब अपने दूसरे फ्रूट पे शिफ्ट करते हैं, आंवला यानी आमला। आंवला एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस यूफोर्बियासी फैमिली से है ये। इसे इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है। और विटामिन सी के मामले में तो ये एक पावर हाउस है। लगभग 600 मिलीग्राम्स पर 100 ग्राम विटामिन सी होता है इसमें। हाँ, और क्योंकि ये थोड़ा कसेला होता है, इसलिए इसे प्रिजर्व करके कैंडी या मुरब्बा बनाने में ज्यादा यूज करते हैं। नॉर्थ इंडिया में इसका प्रोपगेशन किस तरह से होता है? नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा पैच बडिंग का यूज किया जाता है। ये आंवला में बहुत सक्सेसफुल टेक्निक है। अब इसकी वैरायटीज पर नजर डालते हैं। इसकी टेबल को फलन और बीमारियों के बेसिस पर याद करना इजी रहता है। सबसे पहली है बनारसी वैरायटी। ये अर्ली आती है और मुरब्बा बनाने के लिए बेस्ट मानी जाती है। फिर आती है कंचन, जिसे नासफूर भी कहते हैं। ये एक रेगुलर बेयरिंग वैरायटी है, हर साल फल देती है। लेकिन असली कहानी तो चकिया और हाथी झूल के बीच की है। चकिया जो है वो ऑल्टरनेट बेयरिंग दिखाती है, एक साल बहुत फल, अगले साल कम। पर इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये फ्रूट निक्रोसिस नाम की बीमारी से पूरी तरह फ्री होती है। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ है हाथी झूल, जिसे फ्रांसिस भी कहते हैं। ये वैरायटी फ्रूट निक्रोसिस का सबसे इजी शिकार बनती है। ये फ्रूट निक्रोसिस बेसिकली बोरॉन की कमी से होता है ना, जिसमें फल के अंदर ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं। हाँ, फल अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। इसीलिए बोरॉन डेफिशिएंट मिट्टी में हाथी झूल लगाना एक बड़ी गलती है। बीमारियों में एक और फंगल बीमारी है रिंग रस्ट, जो रेवेनिलिया एम्ब्लिका फंगस की वजह से होती है। सही कहा। पत्तियों और फलों पर रस्ट कलर के रिंग्स बन जाते हैं। और पेस्ट की बात करें तो बार्क ईटिंग कैटरपिलर इंद्रुबेला क्वाड्रिनोटा बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये वुड को अंदर से खा जाता है। ये चेकिया और फ्रांसिस वाला डिफरेंस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं आज की सबसे डिटेल्ड और टेक्निकल टॉपिक की तरफ, ग्रेप्स यानी अंगूर। ग्रेप्स, विटिस विनिफेरा, विटेसी फैमिली। ये एक डेसिडुअस क्रॉप है। डेसिडुअस मतलब सर्दियों में अपनी सारी पत्तियां गिराकर डॉर्मेंसी में चला जाता है। बिल्कुल। और इसी की वजह से हम इसमें हार्डवुड कटिंग यूज कर पाते हैं। बिना रूट्स वाली कटिंग अक्टूबर में लगाते हैं। और अगर रूट्स डेवलप हो चुकी हो तो जनवरी फरवरी का टाइम बेस्ट रहता है। प्रूनिंग यानी छंटाई भी तो दिसंबर जनवरी में ही की जाती है ना? हाँ, जब बेल पूरी तरह डोमेंसी में होती है। अब देखिए, ग्रेप की वाइन्स को सहारा चाहिए होता है, जिसे ट्रेनिंग सिस्टम कहते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा बावर सिस्टम यूज होता है। वो जो खेत में खंभों और तारों से एक मंडप या जाल बनाते हैं, वही ना? एग्जैक्टली। बेलन ऊपर छत की तरफ फैल जाती हैं और अंगूर नीचे लटकते हैं। इससे फलों को तेज धूप से बचाव मिलता है। अगर हम वैरायटीज की बात करें तो इंडिया में तो थॉमसन सीडलेस का ही राज चलता है। टोटल एरिया का 55% यही वैरायटी कवर करती है। और ये फ्रेश खाने के साथ साथ किशमिश बनाने के लिए भी बहुत अच्छी है। न्यूट्रिशन वाइज देखें तो ग्रेप्स में मेन एसिड टाटारिक एसिड होता है। और इनमें एक खास न्यूट्रिएंट की यूनिवर्सल डेफिशिएंसी भी देखी जाती है, मैग्नीशियम। सही पॉइंट। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मेन पार्ट है, तो उसकी कमी से पुरानी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। एक और प्रॉब्लम आती है हार्वेस्ट करने के बाद फलों का गुच्छे से झड़ जाना, पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप। इसे रोकने के लिए NAA यानी नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, उसका 50 ppm का स्प्रे करते हैं। इससे दांतल मजबूत रहता है। चलिए अब वैरायटीज को उनके यूज के हिसाब से देखते हैं। वाइन इंडस्ट्री के लिए आर्का, तृष्णा और सोमा बेस्ट है। और अगर व्हाइट वाइन बनानी हो तो अर्का हंस का यूज होता है। व्हाइट सीडेड वैरायटीज में दिलखुश और अनाब ए शाही पॉपुलर हैं। कलर्ड सीडेड में मस्कैट आती है। लेट मैच्योरिटी के लिए आर्का कंचन है।
और राजस्थान जैसे गर्म और ड्राई एरिया के लिए परलाइट वैरायटी सबसे सक्सेसफुल है। किशमिश बनाने के लिए किशमिश बेली एक आउटस्टैंडिंग कल्टीवार है। ग्रेप्स का टॉपिक बीमारियों और डिसऑर्डर्स के बिना तो अधूरा है। फंगल डिजीजेज में डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू सबसे मेन है। डाउनी मिल्ड्यू प्लास्मोफोरा विटिकोला से होता है। ये बहुत डिस्ट्रक्टिव है, पत्तियों के नीचे रुई जैसी फफूंद बन जाती है। और पाउडरी मिल्ड्यू एरिसिफिविटी के कारण होता है, जिसमें वाइट पाउडर की लेयर बन जाती है। लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पूछे जाते हैं। हाँ, जैसे हेन और चिकन डिजीज, ये बोरॉन की कमी से होता है। एक ही गुच्छे में कुछ ग्रेप्स बड़े यानी हेन और कुछ बहुत छोटे यानी चिकन रह जाते हैं। फिर आता है बेरी या ब्लॉसम ड्रॉप। ये तब होता है जब खराब मौसम की वजह से प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं हो पाता। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है पिंक बेरी फॉर्मेशन। ये हाई टेम्परेचर की वजह से होता है, खास करके थॉमसन सीडलेस वैरायटी में। हरे अंगूर पिंक होने लगते हैं, जिससे मार्केट वैल्यू गिर जाती है। और लास्ट में कैलिक्स एंड रॉट, जो कैल्शियम की कमी से होता है। ग्रेप्स के पेस्ट को भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। थ्रिप्स और फ्ली बीटल। थ्रिप्स, जिसका नाम रिपीफोरोथ्रिप्स क्रुएंटाटस है, ये रस चूसता है। इसके लिए मैलेथियन 50 EC का स्प्रे करना पड़ता है। और फ्ली बीटल स्किलोडोंटा स्ट्रिगिकोलस, ये कलियों को खा जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए कार्बोरिल 50 WP का स्प्रे करते हैं। ये सभी डिफिशिएंसीज और पेस्ट्स बहुत क्रूशियल है। एक छोटा सा वेरिएशन CTA बनता है। यहाँ सिर्फ सुने नहीं, खुद को टेस्ट करें। agriprep.in पर जाएं और MCQs अटेम्प्ट करके AI इवैल्यूएशन से एक्यूरेसी चेक करें। बिल्कुल। अब हम आज के आखिरी फ्रूट पर आते हैं, कोकोनट यानी नारियल। कोकस न्यूसिफेरा, जो एरिकेसी फैमिली से है, इंडिया कोकोनट प्रोडक्शन में दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद। और अगर इंडिया के अंदर देखें तो केरला का सबसे बड़ा शेयर है, ऑलमोस्ट 42%। इसकी वैरायटीज में चौघाट, ग्रीन डॉर्फ और प्रताप आती हैं। कोकोनट के पेड़ काफी ऊंचे होते हैं, इसलिए पेस्ट्स का अटैक डायरेक्ट क्राउन पर होता है। सबसे खतरनाक है राइनोसरस बीटल। हाँ, ओराइटिस राइनोसेरस। ये पेस्ट नई पत्तियों को खुलने से पहले ही चबा जाता है, जिससे जब वो पत्तियां खुलती हैं तो लगता है जैसे किसी ने कैंची से काटकर वी शेप या पंखे जैसा आकार दे दिया हो। ये फैन शेप कट राइनोसेरस बीटल की सबसे बड़ी पहचान है। दूसरा पेस्ट है रेड पाम वीवल रिंचोफोरस फर्जुनेनियस। ये तो सच में एक साइलेंट किलर है। इसकी सुंडियां ट्रंक के अंदर लकड़ी खाती रहती हैं। और बाहर से पता तब चलता है जब ट्रंक के छेदों से एक ब्राउन कलर का लिक्विड निकलने लगता है। इस लिक्विड के निकलने को गुमोसिस कहते हैं। पर जब तक गुमोसिस दिखता है तब तक पेड़ का काफी नुकसान हो चुका होता है। एक और पेस्ट है ब्लैक हेडेड कैटरपिलर ओपिसिना एरेनोसेला। ये कोकोनट का मोनोफेगस पेस्ट है। मोनोफेगस का मतलब ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ और सिर्फ कोकोनट की पत्तियां ही खाता है। सही कहा। और लास्ट में है कोकोनट माइट इसेरिया गरोरोनिस। ये सीधे फलों पर अटैक करता है, ट्रायंगुलर पैचेस बना देता है, जिससे नारियल छोटा रह जाता है। तो इसी के साथ हमने चारों फ्रूट्स के कोर कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अब टाइम है रैपिड रिवीजन का, ताकि सभी मस्ट रिमेंबर पॉइंट्स दिमाग में लॉक हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। ग्वावा में विंटर क्रॉप लेने के लिए बारिश के फूलों को गिराने का काम कौन सा केमिकल करता है? क्रॉप रेगुलेशन के प्रोसेस में यूरिया का स्प्रे किया जाता है पीक फ्लोरिंग के टाइम पर। आंवला की 2 वैरायटीज, एक जो फ्रूट नेक्रोसिस से फ्री है और दूसरी जो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है। फ्रूट नेक्रोसिस से फ्री है चाकिया और सबसे ज्यादा शिकार होती है हाथी झूल यानी फ्रांसिस। ग्रेप्स में कौन सा न्यूट्रिएंट यूनिवर्सल डेफिशिएंसी दिखाता है और हेन एंड चिकन डिजीज किस कमी से होता है? ग्रेप्स में मैग्नीशियम की यूनिवर्सल कमी होती है और हेन एंड चिकन डिजीज बोरॉन की कमी से होता है। कोकोनट ट्रंक से ब्राउन लिक्विड निकालना यानी गुमोसिस किस पेस्ट का सिम्टम है? गुमोसिस रेड पाम वीविल के अटैक का सिम्टम है। फैंटास्टिक, रैपिड रिवीजन डन। अब सेशन को रैप अप करने से पहले कुछ MCQs लेते हैं ताकि एस्पिरेंट्स अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकें। हाँ, 4 सवाल पूछते हैं। पहला प्रश्न, ग्वावा के प्रोपिगेशन की सबसे कॉमन कमर्शियल मेथड कौन सी है? आंसर है स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग। दूसरा प्रश्न, आंवला की वो कौन सी वैरायटी है जो ऑल्टरनेट बेरिंग दिखाती है पर फ्रूट नेक्रोसिस से फ्री होती है? आंसर है चाकिया। तीसरा प्रश्न, ग्रेप्स में हाई टेम्परेचर की वजह से थॉमसन सीडलेस वैरायटी में कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है? आंसर है पिंक बेरी फॉर्मेशन। और आखिरी प्रश्न, कोकोनट ट्री में पत्तियों का कटकर पंखे या फैन जैसा दिखना
किस पेस्ट का सिम्टम है? आंसर है राइनोसरस बीटल। बहुत बढ़िया। अब सेशन एंड करने से पहले एक बहुत ही सीरियस थॉट है जो नोट से सामने आया है। हाँ, पिंक बेरी फॉर्मेशन वाला पॉइंट है ना? एग्जैक्टली हमने देखा कि ग्रेप्स में हाई टेम्परेचर की वजह से पिंक बेरी की प्रॉब्लम होती है। अब जैसा कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम और भी मैसिव हो सकती है। बिल्कुल सेंसिटिव फसलों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। फ्यूचर के एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स होने के नाते एस्पिरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि हमारी एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज, क्रॉपिंग पैटर्न्स और माइक्रो क्लाइमेट मैनेजमेंट में क्या बदलाव लाने होंगे। ये सिर्फ एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, आने वाले कल की फूड सिक्योरिटी का सवाल है। एक बहुत ही डीप पॉइंट है जिस पर सभी को विचार करना चाहिए। खैर, आज का ये सेशन यहीं पर एंड होता है। हमारे आगे आने वाले डीप डाइव का टॉपिक होगा वेजिटेबल प्रोडक्शन के बेसिक फंडामेंटल्स, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बहुत स्कोरिंग एरिया है। तो तैयार रहिएगा। तब तक के लिए एग्जाम क्रैक करने की दिशा में नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है। agriprep.in पर विजिट करें, इस टॉपिक के MCQs अटेम्प्ट करें, AI इवैल्यूएशन से अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करें और अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करके उन्हें स्ट्रांग बनाएं। तैयारी जारी रखें और अपना ध्यान रखें।